Assalamu alaikum everyone. This is your host Shahrukh Ali back with another episode of interview series. आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं आ, बहुत पढ़ी लिखी खातून हैं, माशाल्लाह से बिजनेस वुमेन है, एक एंटरप्रेन्योर, सोशल थेरेपिस्ट हैं और सीनियर लेक्चरर हैं इस वक्त। और बाकी हम उन्हीं से जानेंगे। उनका नाम है समिया हमीद एंड शी इज राइट नाउ सीनियर लेक्चरर एट IOBM। तो मैडम कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाहरुख, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम। Yes. फर्स्ट ऑफ तो ऑल मैडम थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म, और मुझे आपने एक अपॉर्चुनिटी दी। इट्स एन ऑनर कि मैं थैंक यू। कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ अपनी किसी बात से। बिल्कुल मैडम, क्योंकि मुझे ऐसे ही गेस्ट का इंतजार रहता है अपने प्लेटफॉर्म पे कि कुछ हमारी ऑडियंस को सिखा सकें, कुछ मोटिवेशन दे सकें लोगों को, क्योंकि पाकिस्तान आजकल जो है बड़े अजीब से दौर से गुजर रहा है। मैं बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत अजीब दौर है। लोग बिल्कुल। डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं, गुस्से में हैं, लेकिन चीज़ें मैसअप हैं। तो ज़रूरत है इस वक्त ऐसे लोगों की कि जो उनको तसल्ली दे सकें, मोटिवेट कर सकें, संभाल सकें। तो कंटिन्यू विद द इंटरव्यू। मैडम थोड़ा सा बताइए कि समिया हमीद कौन है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। ओके, थोड़ा सा आपने स्टार्ट कर दिया था, मेरा स्टार्ट में बताया मेरा इंट्रोडक्शन। एक्चुअली करंटली आई एम सर्विंग एज अ सीनियर लेक्चरर इन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कराची, एज अ सीनियर लेक्चरर इन एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट। एंड अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 12 ईयर्स से मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। और मैं आई एम सेटिस्फाइड, और मुझे किसी किस्म का कोई रिग्रेट नहीं है। ये बात मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि शायद ये वाली एक ये सेंटेंस भी जो ना लोगों को मोटिवेशन देता है कि हमेशा वो काम करें, हमेशा उस फील्ड में जाएं जो जिस काम को करने के बाद, जिस प्रोफेशन में जाने के बाद आपको एक टाइम के बाद रिग्रेट ना हो। ठीक है, आप सेटिस्फाइड रहें, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इंशाल्लाह इस इंटरव्यू में और भी आप मुझसे जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी मैं इसको इस बात से रिलेट करूँगी। अदर देन दैट, मैं अपने बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, मेरे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो मेरे बिजनेसेस हैं। कुछ मेरे कन्वेंशनल बिजनेसेस हैं जो प्रॉफिटेबल मॉडल के ऊपर बेस करते हैं, और कुछ मेरे दो जो मेन मेरे हैं वो सोशल बिजनेसेस, सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं। और उनको मैं ज़रूर थोड़ा सा बताती हूँ कि बिकॉज कन्वेंशनल बिजनेसेस का हर कोई बता रहा होता है, ऑब्वियसली नीड है। जब कोई बिजनेस करता है तो पैसे कमाने के लिए करता है, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ सोशल वर्क भी नहीं कर सकते, इसको भी मैं जो है वो समझती हूँ इस बात को। सोशल प्लेटफॉर्म में मेरा एक दी क्वींसप्रेन्योर के नाम से एक मेरा प्लेटफॉर्म है जो ख़वातीन के लिए मैंने क्रिएट किया था। और एक फेसबुक पे ग्रुप भी है, और सिर्फ एक ग्रुप नहीं है बल्कि इसके अंदर 1-to-1 मेंटोरिंग सेशंस, कंसल्टेंसी, सारी चीज़ें होती हैं, काउंसलिंग उन ख़वातीन के लिए जो किसी न किसी स्किल्स को यूज़ करके, यूटिलाइज़ करके अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हैं, ठीक है। और स्पेशली ये उन फीमेल्स के लिए मैंने क्रिएट किया था, इस ग्रुप को बनाया था कि जिनके पास जो ज़्यादा शायद एजुकेशन उनके पास ज़्यादा नहीं होती, जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन जो होती है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वाली, उस हवाले से वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होती। या फिर अगर उनके अंदर स्किल्स होती हैं तो उनकी सराउंडिंग्स में ऐसे कम लोग होते हैं, जैसे आपने कहा कि जो उनको मोटिवेट नहीं कर रहे होते, उनको बता नहीं रहे होते, उनको पता ही नहीं चलता कि उनके अंदर कोई स्किल्स हैं जिसको वो यूज़ करके अपना ब्रेड एंड बटर अर्न कर सकती हैं, अपनी एक आइडेंटिटी को बिल्ड कर सकती हैं। और इस ग्रुप को क्रिएट करने का रीज़न, या इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने का रीज़न जो था वो ये था कि मैं थोड़ा सा बताती चलूँ कि मैं डिफरेंट एनजीओज़ के साथ भी एज अ लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एज अ डिप्टी डायरेक्टर मैं एक एनजीओ की खिदमत उम्मा फाउंडेशन की हूँ, वुमेंस विंग की, जो अटक शहर के अंदर है। और इसके अलावा यहाँ पर जो कराची बेस्ड भी कुछ एनजीओज़ हैं उसकी एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगेन इट्स एन ऑनर फॉर मी कि कोई ना कोई मेरी बात, कोई ना कोई मेरी प्रैक्टिसेस जो है वो किसी दूसरे के लिए हेल्पफुल हो। तो जब मैंने इन एनजीओज़ के साथ में कनेक्ट हुई और मैंने एज अ वॉलंटियर काम करना स्टार्ट किया, एज अ ट्रेनर काम करना स्टार्ट किया, तो कुछ फीमेल्स मैंने अपनी सराउंडिंग्स में देखी। अच्छा, ये वाली बात को हाईलाइट करने का रीज़न, मतलब बताने का मतलब ये नहीं है कि ये कोई बहुत यूनिक बात थी जो मुझे पता चली। ये एक ऐसी बात है जो मैं करने वाली हूँ कि जो मैं और आप अपनी सराउंडिंग्स में देख रहे होते हैं, ठीक है, इस तरह के केसेस। और हमें पता होता है कि इस तरह की ख़वातीन को सपोर्ट नहीं मिलती, और वो ख़वातीन वो थी जो डिवोर्स थी, जिनकी खुला हुई भी थी, या जो विडो थी, ठीक है, या सिंगल पेरेंट थी किसी वजह से भी। तो मैंने देखा कि इन ख़वातीन को कभी-कभार कुछ मेरे पास ऐसे काउंसलिंग के लिए सेशंस आए, कुछ एनजीओज़ ने रिक्वेस्ट की काउंसलिंग करने के लिए।
और जब मैं गई तो मुझे पता चला कि उनकी अपनी जो फैमिलीज़ है, मतलब उनके पेरेंट्स और उनके सिबलिंग्स भी उनको एक्सेप्ट नहीं करते इस तरह की सिचुएशन के बाद, ठीक है? तो देखें शाहरुख, वो सिचुएशन क्यों हुई, ठीक है? उनकी डिवोर्स या खुला क्यों हुई, वो एक अलग बात है, ठीक है? हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे, हम इसके ऊपर नहीं जा रहे कि किसकी गलती थी, किसकी नहीं थी। हमें ये देखना है जो चीज़ हो चुकी है, अब वो एक जीता जागता इंसान है, तो उसको हम कैसे लाइक सपोर्ट कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली जब मैं काउंसलिंग कर रही थी और उनकी कुछ ख़वातीन की मैंने बातें सुनी, तो उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज़ बिल्ड हो रही थी। ठीक है? या कोई ऐसा काम करना जो ऑब्वियसली इल्लीगल है या गलत है हमारी सोसाइटी में और जो एक्सेप्टेबल नहीं है आई थिंक किसी भी रिलिजन या किसी भी सोसाइटी में। तो वो मजबूर हो जाती है इस तरह के काम करने के लिए। तो उनकी काउंसलिंग की गई, तो वहाँ से मुझे ये आइडिया आया कि मैं एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाऊँ जो इन ख़वातीन को सपोर्ट करे। तो ये क्वींसप्रेन्योर का एक जो है वो स्टार्ट किया मैंने। और इसका नाम भी क्वींसप्रेन्योर इसलिए रखा गया, प्रेन्योर जो है वो एंटरप्रेन्योर से जो है कनेक्ट होता है, क्वीन के अल्टीमेट कि आप अपने उसमें लाइफ में एज़ अ क्वीन, मतलब आप अपने आप को किसी से कमतर ना समझें, आप कम ना समझें, आप अल्टीमेट, आपको अल्लाह ताला ने बनाया है, आपके अंदर कोई ना कोई स्किल्स दी हैं। इसके अलावा जो मेरा दूसरा प्लेटफ़ॉर्म है वो ताल्लुक़ के नाम से है और अगेन इसका नाम बड़ा सोच कर मैंने रखा था ताल्लुक़। इसका रीज़न ये था कि हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं कि उनसे ताल्लुक़ बनाया जाए, उनसे ताल्लुक़ ख़त्म ना किया जाए बल्कि उनसे ताल्लुक़ बनाया जाए जिनको हम इग्नोर करते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं ज़िक्र करती हूँ ट्रांसजेंडर्स का। उनके हवाले से मैं काम कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ एनजीओज़ हैं जो खुद ट्रांसजेंडर्स रन करती हैं। ये भी मुझे बहुत ही एक सरप्राइज़िंग बात थी और बहुत प्लेज़ेंट मुझे फ़ीलिंग जो है मेरी डेवलप हुई थी जब मुझे पता चला था ये। और दूसरी चीज़ ये, इसमें दूसरी कैटेगरी जो है वो ड्रग एडिक्ट्स हैं, जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर जिनकी ट्रीटमेंट हो रही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगेन ये वाली बात भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती कि हमारे अपने शहर कराची के अंदर बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, ठीक है? ना हम खुद विज़िट करते हैं, ना हम अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि वहाँ पे जाके देखा जाए, उनका पेन फ़ील किया जाए, बल्कि हम जो है इन लोगों से हेट वाली फीलिंग को डेवलप कराने में हम आगे होते हैं, ठीक है? अगर आप इस बात को आई एम श्योर कि आप एग्री करेंगे। तो चाहे वो हमारी अपनी जनरेशन, हमारे बच्चे हों, हमारे स्टूडेंट्स हों या सराउंडिंग में कोई भी लोग हों, तो हेट वाले पार्ट को थोड़ा-सा साइड पे करके आई थिंक एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें तो आपको रियलाइज़ होगा कि वो कितनी पेनफुल सिचुएशंस में वहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है? तो उनके लिए मैंने एंटरप्रेन्योरल कुछ ट्रेनिंग्स डिज़ाइन की कि उनको वहीं पर जब उनकी लाइक ट्रीटमेंट हो रही हो, तो उनको वो स्किल सिखाई जाएँ, वो ट्रेनिंग्स दी जाएँ ताकि जब वो बाहर जाएँ तो दोबारा से ड्रग एडिक्शन में ना पड़ जाएँ, ड्रग एडिक्ट्स ना हो जाएँ, बल्कि वो एक हेल्दी लाइफ़ को जो है गुज़ारें। और तीसरी कैटेगरी इसमें वो थी कि जो एसिड सर्वाइवर वुमेन है, ठीक है? मेरे पास अगेन कुछ ऐसे केसेज़ आए थे कि जो एसिड सर्वाइवर वुमेन है, अगेन मैंने कभी बीइंग अ वुमन ये चीज़ शायद रियलाइज़ नहीं की थी, मैं खुद ये बात कह रही हूँ कि कोई भी जब एसिड सर्वाइवर वुमन होती है तो जो एसिड का इफ़ेक्ट होता है वो फेस पे होता है, ठीक है? और जब फेस पे होता है तो उसके बाद उनको मतलब हर चीज़ जो हमारे सोसाइटी में अगेन एक बहुत ही गलत चीज़, गलत बात है कि हम हर चीज़ उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से उसको देख रहे होते हैं, उसको जज कर रहे होते हैं, ठीक है? हम उसकी स्किल्स, उसकी एजुकेशन, उसकी अपना दूसरी चीज़ों को हम कभी भी नहीं नोटिस करते या एक्नॉलेज करते। तो वहाँ से मेरे माइंड में ये चीज़ आई। उसके बाद इसमें एक और कैटेगरी मैंने ऐड की, जब मैंने कुछ एज़ अ वॉलंटियर अगेन कुछ ओल्ड एज होम्स को विज़िट किया तो मैंने वहाँ पे देखा कि उनको एक छत तो प्रोवाइड कर दी जाती है, एक घर तो प्रोवाइड कर दिया जाता है, लेकिन वो उनके अंदर साइकोलॉजिकल इश्यूज़, साइकोलॉजिकल चीज़ें बहुत हो जाती हैं क्योंकि वो अपने घर से अलग हो जाते हैं, वो पेरेंट्स रह रहे होते हैं। तो जब मैंने जाकर 1-2 ओल्ड एज होम में बात की उन लाइक पेरेंट्स से, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये भी अपने टाइम पर इन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन ली है, बहुत अच्छी जगह पे जॉब्स की हैं, सर्विसेज़ दी हैं। अब मजबूरी में वो यहाँ तक पहुँच गए। तो को क्यों ना उनके लिए कुछ चीज़ें डिज़ाइन की जाएँ, उनके साथ टाइम स्पेंड किया जाए। तो वो भी मैंने इस कैटेगरी में, इस प्लेटफ़ॉर्म में एक्चुअली उनको भी ऐड किया। इसलिए इस प्लेटफ़ॉर्म का नाम मैंने ताल्लुक़ रखा कि जिनसे हम ताल्लुक़ तोड़ देते हैं, जिनसे हम ताल्लुक़ नहीं बनाना पसंद करते, तो उनसे हम ताल्लुक़ बनाएँ ताकि हम, हमारी आने वाली जनरेशन, हमारी सराउंडिंग के लोग भी इससे कुछ ना कुछ सीखें, ठीक है? तो ये मेरे 2 बेसिक मेन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। इसके अलावा मैं कन्वेंशनल बिज़नेस की बात करूँ तो उसमें एक मेरा ट्रेनिंग प्लेटफ़ॉर्म है लॉरेल्स क्लब के नाम से मेरे पार्टनर अहमद अलीम के साथ,
जिसमें हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। कुछ हमारी अपनी डिज़ाइन की हुई ट्रेनिंग्स हैं, कुछ हम लाइक डिज़ाइन करते हैं ऑन डिमांड, लाइक कस्टमाइज़ ट्रेनिंग्स होती हैं। इसके अलावा मेरा एक और प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें मेरी कोलैबोरेशन हुई हुई है, इनिशिएटिव वो ज़ीशान साहब का है, और उसमें मैं एज़ अ पार्टनर उनके साथ हूँ, एज़ अ फैशन एल्केमिस्ट, एज़ अ फैशन एडवाइज़र उनके साथ हूँ, जो फैशरॉन के नाम से है। एंड इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर द फैशन स्टूडेंट्स एंड फॉर दोज वुमेन और मेन, और स्पेशली वुमेन के जो अपना काम कर रही होती हैं फैशन के हवाले से, लाइक क्लोथिंग हो, ज्वेलरी हो, कॉस्मेटिक्स हो, और फुटवेयर हो, ये सारी चीज़ें। तो उनको वो सोल्यूशन दिया जाता है। सिर्फ ये फैशरॉन का जो प्लेटफॉर्म है, ये बेसिकली सिर्फ इसमें ये चीज़ हम प्रोवाइड नहीं करते कि आप हमारी वेबसाइट या हमारे प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रोडक्ट को सेल करें, बल्कि हम ओवरऑल वन स्टॉप सोल्यूशन भी इनको प्रोवाइड करते हैं। ओवरऑल गाइडेंस, प्रोडक्ट क्वालिटी को कैसे चेक करना है, फोटोग्राफी, ब्रांडिंग, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड है। तो ये बेसिकली मेरे कुछ लाइक प्लेटफॉर्म्स हैं जो मैं इस वक्त अभी रन कर रही हूँ। नहीं, माशाल्लाह, यू आर डूइंग अ रियली वंडरफुल जॉब। और जो आप ताल्लुक वाला आपने बताया, बेसिकली वो एक ऐसा कड़वा सच है जो हमारी सोसाइटी में, हमने सो कॉल्ड सोसाइटी में उसको पीछे दबा दिया है। ना हम बात करना चाहते हैं, ना हम उसको डिस्कस करना चाहते हैं। खैर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बीइंग अ सीनियर लेक्चरर, आप पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या ओके, कहेंगे? बहुत न्यूट्रल होके मैं जवाब दूंगी, ठीक है, क्योंकि जब आप किसी एकेडमिशियन या किसी टीचर से सवाल करते हैं तो सबसे पहले माइंड में शायद ये बात आती है सामने वाले कि मैं किसी इंस्टीट्यूट को या किसी एक ब्रांड नेम को मैं लाइक फेवर करूंगी। ऐसा नहीं है। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि मैं पिछले 12 साल से पढ़ा रही हूँ, और 12 सालों में मैंने 7 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं टेक्निकली भी किसी एक को फेवर में बात कर ही नहीं सकती, ठीक है। सो इन जनरल मैं बात करती हूँ कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इस कोविड के अलावा की बात है, ठीक है, चेंज हुआ है, चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ ये कहूँगी कि शायद उसको जितना चेंज होना चाहिए था, जितना लाइक दूसरे कंट्रीज़ को देखते हुए, एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन को देखते हुए होना चाहिए था, वो अपने पेस में थोड़ा स्लो रहा है, ठीक है, इससे हम सब एग्री करते हैं। लेकिन यस, इसमें चेंजेस आ रही हैं, इसमें ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं। और अब मैं बात करूँगी, इसको रिलेट करूँगी इस पेंडेमिक से, कि इस पेंडेमिक में या इस कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें हुई। एक तो ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटलाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अच्छा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कनेक्शन इस पेंडेमिक से नहीं है, ये बात 5 साल 3 साल पहले से स्टार्ट हो चुकी थी, अगर मैं यूनिवर्सिटी लेवल की बात करूँ, ठीक है। क्योंकि मैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाती रही हूँ तो मुझे यूनिवर्सिटीज़ का ज़्यादा पता है। लेकिन स्कूल्स के हवाले से कुछ स्कूल ओनर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं, तो मुझे उनसे बातें पता चल रही होती हैं कि स्कूल की एजुकेशन किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो वहाँ पर भी चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। बहुत सारे स्कूल्स हैं, कराची सिटी की बात बता रही हूँ, जहाँ पर उन्होंने एग्जामिनेशन सिस्टम ख़त्म कर दिया है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट वही फिर रोट लर्निंग, रट्टा रट्टा वाली लर्निंग के ऊपर आ जाता है। तो उन्होंने भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर ले आए हैं। प्रोजेक्ट के अंदर बच्चों को, छोटे बच्चों को जो है वो लाइक उसमें उनको इनकरेज किया जा रहा है कि वो प्रोजेक्ट्स बनाएं, विज़िट करें जगहों को, ठीक है, उससे उनकी लर्निंग हो। तो मैं एज़ अ गेस्ट भी अभी 2-3 स्कूल से मेरा जाना हुआ, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं ये सोच रही थी कि अगर ये हमारे टाइम पे चेंजेस आती, तो वो जो हमारे एग्ज़ाम्स की टेंशन या कुछ इस तरह की टेंशन्स होती थी, तो वो थोड़ा-सा हम उससे रिलीज़ हो जाते। अभी भी स्कूल्स में है एग्ज़ामिनेशन सिस्टम। देखिए, टोटली कोई भी चीज़ अचानक से चेंज नहीं हो सकती। शाहरुख, इस बात से आप भी एग्री करेंगे, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि अगर हम चेंज कर भी दें, ठीक है, अगर मैं यूनिवर्सिटी लेवल की बात करती हूँ कि अगर यूनिवर्सिटी लेवल पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स और रेक्टर्स और डायरेक्टर्स और प्रेसिडेंट्स बैठ के इसके ऊपर बात करें भी, जो कि करते भी हैं, तो फिर आपकी जो एक अथॉरिटी होती है जिसको हम एचईसी कहते हैं, हायर एजुकेशन कमीशन, तो वहाँ से एक्सेप्टेबिलिटी, पेरेंट्स की एक्सेप्टेबिलिटी, स्टूडेंट्स की एक्सेप्टेबिलिटी, टीचर्स की एक्सेप्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो हमेशा चेंज वही अच्छा होता है जो थोड़ा-सा फ्रीक्वेंट आए, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप आए ताकि लोग उसको एक्सेप्ट करें, लोग उसको सीखें, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाएँ, मोल्ड करें, और फिर वो एक स्टेज पे जाके जो एक कंप्लीट चेंज जो है आप लोगों को दिखा सकते हैं, अपनी कंट्री का, अपनी सिटी का, अपने किसी एक इंस्टीट्यूट का। तो येस, चेंज हो रहा है, चेंज होना चाहिए, बिकॉज़ एक ही चीज़ जो मैंने और आपने अपने टाइम पर पढ़ी थी,
या जिस तरह से पढ़ी थी, आज हम अपने स्टूडेंट्स को उस तरह से नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है दे आर मोर इनटू लाइक टुवर्ड्स दी सोशल मीडिया। उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग में वो इन्जॉय करते हैं, वो उससे ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, देखिए अल्टीमेटली एजुकेशन का मकसद क्या है कि आपके पास एक अच्छी नॉलेज हो जिसको आप यूटिलाइज कर सकें अपनी लाइफ एक्सक्यूज मी अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए और अपनी सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा आप एक ही तरीके से एक ही पैटर्न पे जो है वो एजुकेशन सामने वाले को बच्चे को जो है वो प्रोवाइड करें। तो अच्छी बात है, चेंज हो रही है, चेंज होनी चाहिए, और इंशाल्लाह आई होप कि एक अच्छा चेंज इन फ्यूचर और भी जो है हम सब देखेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे। अच्छा मैडम, while listening to this answer, एक छोटा सा बचकाना सा सवाल दिमाग में आया है रैंडम। ओके, तो आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। जी, आपको मेरी आवाज आ रही जी शाहरुख, आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल क्लियर है। है? मैडम आपको मेरी आवाज? फाइन। मैं ये कह रहा था कि while listening to your answer मुझे एकदम बचकाना सा एक सवाल जहन में आया है कि why ओके, is it so कि आज भी जो है वो ट्रेंड है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जब पास आउट होके निकलता है, तो मैं रिसेंट बात कर रहा हूँ, उसको सम टेक्निकल एजुकेशन की जरूरत होती है, स्किल्स की जरूरत होती है। मैं ओके, बहुत पुरानी अपनी एग्जांपल दे देता हूँ, लेकिन आज भी मैं अगर देख रहा हूँ तो वही सिनेरियो रिपीट हो रहा है। मैं एज एन बीबीए ऑनर्स करने के बाद मैंने 4 साल बीबीए ऑनर्स किया, मैंने 2 साल एमबीए किया, 2.5 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद इन लोकल ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन लिया। उसके बाद मैंने बैंकिंग ज्वाइन की एमबीए करने के बाद। तो बैंकिंग में मेरे इंटरव्यू में मुझसे उन्होंने 3-4 चीजें पूछी। उन्होंने मुझसे बोला कि आपको यूनिवर्सिटी में आपने इतना एक्सपीरियंस है एजुकेशन का, आपने 18 साल पढ़ लिया है, तो आपको पीएचडी तो सिखा दी होगी ना यूनिवर्सिटी ने? मैं नहीं सर। मैं क्विक बुक तो सिखा दी होगी? मैं नहीं। मैं अच्छा सॉफ्टवेयर सैप वैप तो सिखाया ही होगा ना, ईआरपी तो सिखाया होगा? है नहीं सर। अच्छा कंप्यूटर अकाउंटिंग तो सिखा दी होगी? मैं सर कुछ नहीं सिखाया। तो मुझे फिर सिखाया कि एमबीए किस बात का है। तो आज भी मैं जब रिलेट एग्जैक्टली। करता हूँ, यानी यंग स्टूडेंट्स से बात करता हूँ, तो दे आर हैविंग द सेम प्रॉब्लम। तो व्हाई इज दिस कल्चर के हम ये चीज जो है यूनिवर्सिटी में इंटीग्रेट क्यों नहीं करते? क्यों ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद आपको ये टेक्निकल एजुकेशन लेने के लिए बाहर पढ़ना पड़ता है एक्स्ट्रा? तो ओके, एक छोटा सा अ बचकाना वेरी सवाल गुड। था। नहीं, नहीं, ये बचकाना नहीं है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ या इन जनरल भी मैं बात करती हूँ, सिर्फ लाइव सेशंस में नहीं, उसके अलावा भी, कि आपका राइट है कि आप क्वेश्चन करें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कहीं पर गैप है, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम में हो या कहीं पर भी, तो आप बिल्कुल सवाल करें, उस पर आप आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं जो एक हेल्दी आर्ग्यूमेंट हो। ठीक है, इसका जवाब मेरे पास है। मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, आप अपने ग्रेजुएशन की टाइम बता रहे हैं, आपसे भी काफ़ी पहले मैंने ग्रेजुएशन किया था। उस टाइम पर मेरे एक टीचर ने मुझे एक बात कही थी जो मैं खुद भी मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में, और अपने स्टूडेंट्स को भी मैं कहती हूँ। ठीक है, और वो बात ये थी कि हर चीज़ सबसे पहले तो ये कि ये जो 4 इयर्स की डिग्री प्रोग्राम होता है, ये सिर्फ हाइलाइट्स होती हैं उस पर्टिकुलर डोमेन से, उस पर्टिकुलर लाइक लाइक आपको एक एक्सपीरियंस करवाने के लिए। ठीक है, तो आपको अपनी डेवलपमेंट के लिए खुद बहुत सारी चीज़ों को लर्न करना पड़ता है, चीज़ें देखनी होती हैं कि किस चीज़ का ट्रेंड है। लाइक आज से 3 साल 4 साल पहले जब मैं ग्रेजुएशन करके निकलूंगा तो मुझे कौन कौन सी स्किल्स की ज़रूरत होगी। एक बात ये है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आपकी बात से मैं अग्री करती हूँ, लेकिन पार्शियली अग्री करती हूँ। ठीक है, अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वाकई में अपने करिकुलम को थोड़ा स्लो पेस पे लाइक रिवाइज कर रही हैं, लेकिन अगर जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ या मेरे अलावा भी कुछ यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ, उसके अलावा भी मैं अगर बात करूँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अभी भी हैं जिन्होंने अपने करिकुलम में इस तरह की चीज़ों को, कुछ लाइक सॉफ्टवेयर्स को, उन चीज़ों को ऑलरेडी इनकलकेट कर दिया है। ठीक है, सो जिन्होंने नहीं किया है, तो ऑब्वियसली उनके पास मे बी रिसोर्स अभी ना हो, रिसोर्सफुल ना हो वो, या किसी किस्म की कोई और बजट का इशू हो, या कोई और चीज़ हो सकती है। लेकिन यू आर राइट कि हमें वो बेसिक चीज़ें इनकलकेट करनी चाहिए, और यही रीज़न है कि अगर मैं बात करूँ कि हम एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ाती हूँ,
तो एंटरप्रेन्योरशिप पहले बुक से पढ़ाई जाती थी, ठीक है, जब मैंने भी पढ़ी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छे टीचर मिले थे जिन्होंने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करवाया था, बिजनेस प्रैक्टिकली स्टार्ट करवाया था। तो वो चीज़ मेरा एक एक्सपीरियंस डिफरेंट था। लेकिन फिर मैंने देखा जब मैंने पढ़ाना शुरू किया कि अब जो है वो बुक्स ऑब्सोलीट हो गई हैं, ठीक है, बुक से नहीं पढ़ाया जाता बल्कि स्टूडेंट को प्रैक्टिकली जो है वो जिसे कहते हैं कि रिसर्च के लिए भेजा जाता है, प्रोटोटाइपिंग के लिए वेंडर्स के पास भेजा जाता है, मार्केट सर्वे होता है, कस्टमर प्रोफाइलिंग होती है। अब मैं जो देख रही हूँ जो लाइक डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर और एक दो मेरी मतलब अभी इंटरेक्शन हुई लास्ट 2-3 वीक्स के अंदर कुछ इंटरनेशनल लाइक टीचर्स से, प्रोफेसर से एंटरप्रेन्योरशिप के, तो उन्होंने मुझे एंटरप्रेन्योरशिप के गेम्स बताए, ठीक है? और वो गेम्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हैं कि इनके थ्रू आप स्टूडेंट्स को अब पढ़ाएँ, ठीक है? तो अब ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब ये चीज़ मुझे पता चल गई, मैं अगर अपनी यूनिवर्सिटी में बताती हूँ, तो अब यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको एक स्पेसिफिक टाइम रिक्वायर्ड होता है, सही है? लेकिन यू आर राइट कि जो बेसिक चीज़ें हैं, उसको बिल्कुल इनकलकेट करना चाहिए, उसको बिल्कुल करिकुलम का पार्ट बनाना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि मोर टुवर्ड्स जो थ्योरी की तरफ हमारा माइंड होता है, उसको थोड़ा-सा डाइवर्ट, उसको थोड़ा-सा जो है शिफ्ट करना चाहिए टुवर्ड्स द एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ताकि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और ग्रेजुएशन या मास्टर्स के बाद जब वो इंडस्ट्री के अंदर जाए तो वो उस गैप को ब्रिज करने में हेल्प आउट करे, ठीक है? और यही रीजंस हैं कि अब यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा जो है एक ट्रेंड और कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका है कि डिफरेंट कंपनीज के साथ वो एमओयू साइन करते हैं, स्टूडेंट्स को कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स के लिए भेजते हैं, ठीक है, ताकि स्टूडेंट जॉब पे जाने से पहले एक्सपीरियंस कर सके वहाँ के इन्वायरमेंट को, वहाँ के कल्चर को, वहाँ की प्रॉब्लम्स को और सारी चीज़ों को। True. अच्छा madam, my next question is ke, are you thinking the people of Pakistan are participating in some kind of race? Okay, again a very good question, and I say as I'm like my opinion is yes, ठीक है। देखिए, मैं अगेन इस बात को, अगर मैं आज से 3 साल पहले आप मेरा ये लाइव सेशन कंडक्ट कर रहे होते तो मैं कहती नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन आज मैं क्यों कह रही हूँ उसका सबसे पहले मैं रीज़न बताऊंगी और फिर मैं बताऊंगी कि किस तरह की रेस का पार्ट बन जाते हैं। देखिए, हम जो है ना, ट्रेंड शुरू से हमारा कल्चर, हमारी कंट्री, या वैसे मैं इन जनरल बात करूँ, स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ को मैं टारगेट नहीं करती, क्योंकि अगर मैं कंट्री की बात करती हूँ तो कंट्री जो बन रही है वो हमसे ही बन रही है, सिटी जो बन रहा है वो हमसे ही बन रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम रिस्पॉन्सिबल हैं हर चीज़ के, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तो जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तो हमें कोई चीज़ गलत नहीं लगती, हमें हर चीज़ ठीक लगती है, या हम जजमेंटल रहते हैं दूसरों के लिए, ठीक है। तो हम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक पॉजिटिव और एक हेल्दी चेंज लाने के लिए। तो अगर आप देखें तो हम ट्रेंड फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, हम ट्रेंड सेटर्स कम हैं, ठीक है, हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप किसी से इंस्पायर हो रहे हैं, आप किसी इंसान से, किसी फील्ड से, किसी सिनेरियो, किसी इवेंट से आप इंस्पायर हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी लाइफ को उसका अपना पार्ट बना रहे हैं। लेकिन देखें, एक चीज़ ये है कि हम जो ब्लाइंडली, आप अपनी अगर सराउंडिंग्स में देखें कि अगर हम ब्लाइंडली किसी चीज़ का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है, हमें पता नहीं होता कि ये अगला, अगर शाहरुख कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और शाहरुख सक्सेसफुल है, अब मैं ब्लाइंडली शाहरुख की सारी चीज़ों को कॉपी करना स्टार्ट कर दूं, या मैं उस रेस में लग जाऊं कंपटीशन के शाहरुख के साथ कि मुझे शाहरुख से आगे निकलना है, तो आई थिंक दिस अप्रोच इज रॉन्ग। ये अप्रोच रॉन्ग है, क्योंकि इसमें और आप अपने आप किसी दूसरे को भी मोटिवेट नहीं कर सकते कि वो अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड कर सके। सो ये एक मेन चीज़ है। मैडम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैडम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आई थिंक हमारा राब्ता जो है वो थोड़ा सा मुंतका हो गया है। लेट मी रिकनेक्ट विद हर। वैसे इस जब तक ये कनेक्ट होती है मैडम मैडम समिया, लिटरली जो इन्होंने बताया है वो एक मैं भी जब से यही दिमाग में सोच रहा हूँ
कि ये ऐसी तल्ख हकीकत है जिसको हम सब ने जो है वो पीछे कहीं भुला दिया है। यानी हमारे जैसे मुल्क के अंदर ओल्ड एज होम की क्या जरूरत है? यानी हमारा बीइंग ह्यूमैनिटी थ्रू आउट वर्ल्ड ओल्ड एज होम होते होंगे, यानी डिफरेंट कल्चर हैं, डिफरेंट लोग हैं, होते होंगे, लेकिन हम तो बीइंग एन इस्लाम है, बीइंग एन ह्यूमन, हमारे इस्लाम को बाद में, लेकिन ह्यूमैनिटी पहले है। तो माँ बाप वो शख्स, यानी वो हस्तियां होते हैं जो हमें पैदा करते हैं, हमारे लिए हर चीज जो है कुर्बानियां देते हैं, हमें तालीमी याफ्ता बनाते हैं, हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। तो वो ओल्ड एज होम में जाने का हक कैसे रख सकते हैं? यानी एक माँ बाप एक, दो, तीन, चार, इवन पांच, इवन छह, इवन 10 बच्चों को अकेले पाल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो जो है कुछ भी ओके, आई एम एक्सट्रीमली किस तरह। सॉरी, जी। मेरा थोड़ा इंटरनेट का इशू जो है वो हो गया जी। था। ओके। नहीं, कोई इशू नहीं है। मैं इनफैक्ट यही बता रहा था लोगों को कि एक माँ बाप जो है वो अराउंड 10 लोगों को पाल सकते हैं, 10 बच्चों को पाल सकते हैं, और वो 10 बच्चे शाहरुख, आपकी मिलके तरफ जो। से थोड़ी डिस्टॉर्शन आ रही है, मुझे क्लियर नहीं है आपकी वॉइस। जी मैडम, अब आई आवाज आपको? जी, अब ठीक है आपकी वॉइस। जी। मैं ये जी। लोगों को यही समझा रहा था, अपनी ऑडियंस को, कि एक माँ बाप जो है वो 10 लोगों को, 10 बच्चों को पाल सकते हैं, और वो दस हम्म, बच्चे मिलके जो है वो दो माँ बाप को नहीं पाल सकते। तो यानी ओल्ड बिल्कुल एज होम ऐसे तो ही हमारे मुल्क में होना ही नहीं है। चाहिए। थ्रू आउट वर्ल्ड में बात नहीं बिल्कुल कर रहा, ऐसे है। लेकिन बीइंग एन इस्लामिक कंट्री, बीइंग एन ह्यूमनिस्टिक कंट्री, तो इट्स इट्स अ बिटर रियलिटी, ट्रू। हुँ। देखिए, हम जो है ना, हमारे पास किसी तरह की जो प्रॉब्लम होती है ना, तो हम दूसरे की चीज़ को रेप्लिकेट करके कहते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है, सही है? अब बाहर जो एक कल्चर है, उसको हमने यहाँ पे जो है वो फ़ॉलो किया हुआ है, ठीक है? ओल्ड एज होम्स का या वो सारी चीज़ों का, क्योंकि हमने कहा कि ये सबसे बिल्कुल। आसान तरीका है, ठीक है? हम जाकर उसमें जो है अपने पेरेंट्स को जो है वो उसमें छोड़ दें, तो बस सारी चीज़ें ख़त्म, एंड ऑफ स्टोरी। तो ऐसा नहीं होता। देखिए, आपको जो रेस की बात यहाँ पे हो रही है ना, तो इस रेस को मैं पहले एक्सप्लेन कर दूँ कि ये रेस जो है ना, सिर्फ़ एक चीज़ पे बात नहीं हो रही, कि अभी जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दे रही थी कि शाहरुख़ कोई काम कर रहे हैं, तो मैं बिला वजह जो है वो इस रेस में लग जाऊँ कि जी, अच्छा, हमारा एक और माइंडसेट है, जो सॉरी टू से एक हमारी सोसाइटी से ही हमें, अगेन सॉरी कर रही हूँ मैं, कि हमें अपनी सोसाइटी से ही मिलता है, और वो ये है कि अगर शाहरुख़ कोई काम कर रहे हैं और वो सक्सेसफुल हैं, तो मैं उनसे पॉज़िटिव तरह से इंस्पिरेशन तो बहुत कम लूँगी। मेरे दिमाग में ये चीज़ आना स्टार्ट हो जाएगी, ये बात आ जाएगी कि मैं शाहरुख़ को लेट डाउन कैसे करूँ और मैं कैसे ट्रू। आगे निकल जाऊँ, ठीक है? तो सबसे पहले देखें, ये वाली चीज़ों को ना, सबसे पहले हमें अपने माइंड को जो है ना, रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। सही है? क्योंकि जब तक हम अपने माइंड को चेंज नहीं करेंगे, हम उसको दोबारा से रीडिज़ाइन नहीं करेंगे ना, तो हम इन सारी चीज़ों में फँसे रहेंगे, हम सारी चीज़ों में उलझे रहेंगे, और हम जब उलझे रहेंगे, तो हमारे सराउंडिंग में जितने सक्सेसफुल लोग होंगे, जो भी चीज़ कोई अच्छा कर रहा होगा, तो हमारे अंदर वो एक जेलसी वाला फैक्टर होगा, हम कहेंगे कि नहीं। या फिर हम ये देखते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कहीं आप जॉब कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, तो जिसके पास वो स्किल्स हैं, उसकी सैलरीज़ हाई हैं, या उसको एक डिफरेंट तरह की लाइक इम्पोर्टेंस और प्रोटोकॉल मिल रहा है, तो आपने ब्लाइंडली बगैर सोचे समझे उस रेस का पार्ट बन गए। आपने कहा क्योंकि मैं ये डिग्री कर लूँगा, मैं एक्चुअली ये स्किल सीख लूँगा, तो मुझे भी ये सब चीज़ मिलेगी, ठीक है? देखिए, ट्रू। बिना सोचे-समझे जब आप कुछ करते हैं ना, तो जब आप कर रहे होते हैं, उस वक़्त तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है। लेकिन जब आप उसको कर चुके होते हैं और आपका एक्सपीरियंस उस बंदे, उस इंडिविजुअल से डिफरेंट होता है, वो फिर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते, आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होती है, जब फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होती है, आपका वेल बीइंग अफ़ेक्ट होना स्टार्ट होता है, और वेल बीइंग में सबसे पहले हमारा इमोशनल वेल बीइंग अफ़ेक्ट होता है, और जब इमोशनल वेलबींग इफेक्ट होता है, मेरी जी शाहरुख के साथ बनती नहीं है, वो मेरे कलीग हैं, क्योंकि वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है? और जब इमोशनल वेलबींग इफेक्ट हुआ, तो ऑटोमेटिकली उसके बाद मेरा मेंटल वेलबींग, मेरा फिजिकल वेलबींग और मेरी हेल्थ, मेरा स्पिरिचुअल वेलबींग, ये चारों तरह के मेरे वेलबींग जो बींग्स हैं, वो वेलबींग नहीं रहेंगे, बल्कि वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है? तो बेसिकली सिर्फ वो एक इंडिविजुअल फ्रस्ट्रेटेड या डिस्टर्ब नहीं होता, वो अपनी सराउंडिंग में जितने लोग हैं उनको भी अफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है? हम इन चीज़ों को समझते नहीं हैं, हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते,
इसलिए हम ब्लाइंडली हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली जो हमें समझ में आता है हम सिर्फ वो कर रहे होते हैं। अब इस रेस की बात ये है कि जैसे एक बच्चा है, ठीक है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के ऊपर टारगेट नहीं करके बात कर रही। सबसे पहले तो मैं इसको क्लियर कर दूं कि मैं खुदा न खासा एजुकेशन के अगेंस्ट हूँ। मैं खुद एकेडमिशियन हूँ, तो मैं ये बात कर ही नहीं सकती, ठीक है। मैं सिर्फ जो बात समझाना चाह रही हूँ या यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, आई वांट कि सब उसको थोड़ा सा समझें। और वो बात ये है कि एक जो बच्चा है, आप उसको एजुकेशन की नीड है, बिल्कुल उसको आप स्कूल भेजें, बिल्कुल उसको आप कॉलेज भेजें, यूनिवर्सिटी भेजें, लेकिन उसकी अपनी जो एक आइडेंटिटी है ना, इंडिविजुअल आइडेंटिटी, वो बिल्ड करने में, वो डिज़ाइन करने में उसको मोटिवेट करें, उसको हेल्प आउट करें। ये एक मेजर चीज़ है जो मैं अपनी काउंसलिंग सेशंस में जो लास्ट 1 ईयर से स्पेशली मैं नोटिस कर रही हूँ कि ये एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो रहा है, ठीक है? क्योंकि हम लाइक उसकी रेप्लिकेशन वाली स्किल्स के ऊपर हम उसको मोटिवेट कर रहे होते हैं, और या हम उसको इनकरेज कर रहे होते हैं, या हम उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर वो अपने माइंडसेट से कोई बात करने की कोशिश करे, जो उसका अपनी पर्सनैलिटी है उसको बताने की कोशिश करे, हम उसको खामोश करा देते हैं। हम कहते हैं कि ये चीज़ फ़िज़ूल है, फला आंटी का बेटा क्या कर रहा है, फला आंटी की बेटी क्या कर रही है, वैसे करो, ठीक है। देखिए वो एक अलग इंडिविजुअल है, आपका बच्चा, आपका बेटा या बेटी एक अलग इंडिविजुअल है। तो आप हर किसी को एक तरीके से जो है ना वो नहीं कर सकते, प्लीज़। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि ये जो कंपैरिजन वाली चीज़ है ना, ये थोड़ा सा कम कर दें, ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको ख़त्म कर दें। उसका रीज़न ये, कंपैरिजन करें, कंपैरिजन ऐसे नहीं करें कि आप अपने ही बच्चे को लेट डाउन करके दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, बल्कि आप कंपैरिजन अगर करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि जी फला आंटी का बेटा जो है वो ये कर रहा है, ये उसकी स्किल्स थी, तो तुम बताओ तुम्हारी क्या स्किल्स हैं, तुम क्या करना चाहते हो, ठीक है। इस तरीके से उसको मोटिवेट करें और उसका अपना सेल्फ जो है वो डेवलप होने दें, उसको डिज़ाइन करने में उसको हेल्प आउट करें, ठीक है। क्योंकि अगर आज आप ज़बरदस्ती करेंगे, आज आप उसको एक बहुत ही एक अजीब सी रेस का पार्ट बना देंगे, वो उस रेस का पार्ट बन जाएगा और उसको पता नहीं चलेगा कि कब उसने अपनी पूरी लाइफ गुजार ली और एक टाइम पर आके उसको इतना शदीद किस्म का रिग्रेट हुआ है, उसके अंदर कंप्लेंट्स डेवलप हो गई हैं अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से, अपनी सराउंडिंग के लोगों से, अपने टीचर्स से। तो वहाँ पर भी बहुत देर हो चुकी होती है और वहाँ पर आप चीज़ों को जाकर बिल्कुल 100% फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई थिंक ये रेस वाली चीज़ जो है ना, इसको थोड़ा सा हमें ख़त्म करना चाहिए। और ये रेस मैं किसी सिर्फ एक पर्टिकुलर एज ग्रुप की बात नहीं कर रही शाहरुख, ये मैं आपकी एज ग्रुप की बात भी कर रही हूँ, ये मैं अपनी एज ग्रुप की बात भी कर रही हूँ, ये मैं अपने से बड़े एज ग्रुप की बात भी कर रही हूँ, ठीक है। आजकल मैं अपने एक लाइव सेशंस के अंदर एंड में एक मैसेज देती हूँ, उसको मैं यहाँ पे एज एग्जाम्पल कोट कर रही हूँ, और वो मैसेज में ये होता है कि जूनियर्स अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें, ठीक है, और सीनियर्स अपने जूनियर्स को आगे आने दें। तो ये जो मैं कहती हूँ ना, उसका रीज़न ही यही है कि आप हमेशा एक रेस का पार्ट बन के नहीं बैठ सकते, या आप दूसरों को जो है ना वो डिमोटिवेट ना करें अपनी किसी एक्शन से या किसी बात से, उनको भी आगे आने दें, अपना अपनी टीम का पार्ट बनाएं। अल्टीमेटली जब आप नहीं होंगे तो आपका नाम, आपकी चीज़ों को कोई तो फॉलो करने वाला हो, ठीक है। अगर आज मैं टीचर हूँ, आज मैं एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में इस डिपार्टमेंट में पढ़ा रही हूँ, मैं ज़िंदगी भर नहीं पढ़ा सकती, और ये चीज़ मुझे एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं हर चीज़ पर हावी नहीं हो सकती शाहरुख, मैं हर चीज़ को अपने हाथों में करने की कोशिश नहीं कर सकती। और अगर तो कोई ये कर रहा है, जो मैं अपनी सराउंडिंग में आजकल बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही हूँ, वो अपनी एक अलग ही दुनिया उसने बनाई हुई है, ठीक है। उसने एक अपनी अलग ही बहुत ही रिजिड सी, बहुत एक अजीब सी पर्सनालिटी डेवलप की हुई है, ठीक है। और वो इस बात को नहीं रियलाइज़ करते कि एक टाइम आएगा कि उनकी सपोर्ट के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनको एंटरटेन करने के लिए उनकी सराउंडिंग में कोई लोग नहीं होंगे, ठीक है। और जो हैं भी, तो वो शायद मजबूरी में उनके साथ सिर्फ होंगे। तो आई थिंक थोड़ा सा इसको सोचें। ये चीज़ें जो मैं अगर आज ये बात कर रही हूँ, तो मैंने भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली हैं और उसके बाद मैंने भी सीखा है चीज़ों को, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि शुरू से मेरा माइंडसेट ऐसी था और मैं ऐसे ही सोचती थी। मैं भी डिफरेंट तरीके से सोचती थी, जैसे लोग सोचते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही रेस का पार्ट बने हुए होते हैं, कि अगर सब ये कर रहे हैं तो मुझे भी ये करना है। तो मैंने थोड़ा-सा अपने अपने आप को ब्रेक लगाया और मैंने कहा कि नहीं, मतलब सिर्फ़ ये चीज़ नहीं है, ठीक है? इसके अलावा क्या चीज़ है? इसके अलावा जो चीज़ है, थोड़ा-सा ब्रेक लेकर उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए। और ये जो ताल्लुक वाला प्लेटफ़ॉर्म है, ये उसी का ही एक
अल्हम्दुलिल्लाह लाइक उसी रियलाइजेशन या वो जो मैंने अपनी लाइफ में एक ब्रेक लगाया एक मोनोटोनस सी लाइफ को, तो उसी का एक रीज़न है और एक बहुत अच्छा लाइक एक प्लेटफॉर्म जो है मुझसे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो है क्रिएट करने में मुझे हेल्प मिली। तो अपनी सराउंडिंग्स में एक ही तरह के लोगों से लाइक उनकी गैदरिंग में ना रहें, डिफरेंट तरह के लोगों के दरमियान आप बैठें, उनसे बात करें, उनसे सीखें। ये सीखने वाला अमल भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर गैदरिंग में, हर किसी भी जगह जाके सिर्फ अपनी बात को बताने की कोशिश ना करें, बल्कि दूसरे की सुनने की भी आपके अंदर वो एक कैपेसिटी और एक स्टैमिना होना चाहिए कि आप उसको सुने और उसको उसके ऊपर एक हेल्दी कमेंट जो है उसको दें। रियली ट्रू, रियली ट्रू। अच्छा मैडम, अगला सवाल, आजकल पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड चल पड़ा है, डिग्री वर्सेस स्किल। यानी काफी लोग हैं, दे आर सेइंग कि डिग्री करो, यूनिवर्सिटी में लाखों रुपए दो, कोई फायदा नहीं होता, डायरेक्ट स्किल ले लो और कमाना शुरू करो। और कुछ लोग बोलते हैं कि जी नहीं, डिग्री जो है वो जरूरी है, स्किल्स भी साथ आने चाहिए। तो आप अपने क्या, आपकी राय में क्या बेहतर है? अच्छा, इसकी मैं बात अगेन ये कहूँगी कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती या किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी दोनों ही नुकसानदेह होते हैं, ठीक है? और ये बात हमें हर जगह, हर चीज़ में याद रखनी चाहिए। सिर्फ़ खाने-पीने में नहीं कि हमारा वेट बढ़ रहा है या वेट लूज़ करना है तो हम त तभी इस चीज़ को याद रखें, बल्कि हर जगह, हर चीज़ में याद रखना चाहिए। तो किसी भी चीज़ की ज़्यादती बिना सोचे-समझे या किसी भी चीज़ की कमी बिना सोचे-समझे, दोनों चीज़ें नुकसानदेह हैं। डिग्री बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, मैं खुद ये बात कर रही हूँ और एक तरफ अगर आप एक कोई ऐसी डिबेट हो तो मैं इसमें कहती हूँ कि डिग्री सिर्फ डिग्री इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक है? बिल्कुल स्किल्स आनी चाहिए। आप अपनी एग्ज़ाम्पल मुझे बता रहे थे कि जब आप इंटरव्यू के लिए गए तो वहाँ पे वो पर्टिकुलर स्किल्स रिक्वायर्ड थी, ठीक है? वो डिग्री आपके पास थी, एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री की है, उस डिग्री की इम्पोर्टेंस है, लेकिन उस डिग्री के साथ कुछ स्किल्स भी आनी चाहिए क्योंकि आज वो ज़माना नहीं है, आज कॉम्पिटिशन जो है ना आज के टाइम में बहुत है, अगर मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूँ। मतलब अगर शाहरुख ने एमबीए किया है तो भई मैंने भी एमबीए किया है, पता नहीं हज़ारों लोगों ने और किया है, ठीक है? एक जॉब आती है उसमें इस एक पोज़ीशन के लिए सिर्फ़ 2 लोगों को लेना है तो उन हज़ारों में से कोई 2 ही होंगे ना। मतलब इतनी तो हमें चीज़ें समझनी चाहिए कि उन हज़ारों में से कोई 2 ही तो लोग होंगे जिनको लिया जाएगा और वो 2 लोग कैसे पिक किए जाएँगे? जिनके पास डिग्री के अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ होगी, ठीक है? कोई स्किल्स होंगी, कोई दूसरी सर्टिफ़िकेशन होगी, कोई वॉलंटियर वर्क होगा, कोई और चीज़ होगी जो उसने कंट्रीब्यूशन की हुई होगी, तो वो उस डिग्री के साथ उसका एक प्लस पॉइंट होगा, ठीक है? तो इसलिए मुझे नहीं बल्कि शाहरुख को अगर किसी पोजीशन के लिए अपॉइंट किया जाता है तो मुझे ये समझना चाहिए, ये देखना चाहिए कि भई शाहरुख के पास डिग्री के अलावा और क्या चीज़ थी और मुझे अपनी लाइफ़ को किस तरीके से बेटर बनाने में कुछ स्किल्स को सीखना है। तो येस, सबका अपना ओपिनियन होता है। अगेन वही वाली बात कि किसी भी चीज़ में एक्सट्रीमिस्ट होना सॉल्यूशन नहीं होता किसी भी बात का, ठीक है? हम एक तो बड़े जज़्बाती कौम है, सही है? बड़े जज़्बाती हो जाते हैं, बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं कि या तो ये चीज़ हो या तो ये चीज़ हो, ऐसा नहीं होता। दोनों हर चीज़ आपके लिए बैलेंसिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ को बैलेंस करके चलें, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ़ हो, चाहे अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो, अपनी एजुकेशनल लाइफ़ हो, ठीक है? वो चीज़ करें जो आपको फ़ायदा देती है, जिसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, ठीक है? मैंने स्टार्ट में अपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि मुझे किसी किस्म का कोई रिग्रेट नहीं है आज कि मैं टीचर हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं एक्सीडेंशियली टीचर बनी थी, मेरा कोई शौक नहीं था। तो लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि मैं सैटिस्फाई रही हूँ, सैटिस्फाइड हूँ। उसका रीज़न यही है कि मैंने अपनी फ़ील्ड को डाइवर्सिफ़ाई किया, अपनी एक पर्टिकुलर मेरी जो एक पर्टिकुलर डोमेन में एक डिग्री थी, उसके अलावा मैंने चीज़ों को डाइवर्सिफ़ाई किया, स्किल्स सीखी, चीज़ों को सीखा, सही है? तो मैंने इसलिए मैं इसको एन्जॉय करती हूँ अपनी इस फ़ील्ड को या फिर मुझे लगता है कि डेली बेसिस पे जो है एक लर्निंग है। मैं अपने स्टूडेंट से लर्न करती हूँ क्लासरूम के अंदर, ठीक है? मेरे जो एमबीए के स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर प्रोफेशनल्स, वो जहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, वो जब किसी न्यू इनोवेशन, किसी न्यू बात के बारे में डिस्कस करते हैं, तो मुझे मेरी बड़ी अच्छी लर्निंग होती है, ठीक है? मेरे अंदर कोई ऐसा ईगो नहीं होता कि भई मेरा स्टूडेंट मुझे ये क्यों बता रहा है या मैं अपने स्टूडेंट से क्यों पूछूँ, ठीक है? सो ये चीज़ थोड़ी-सी डेवलप करें, बिल्ड करें और हर चीज़ को बैलेंस लेके चलें। अगर आप डिग्री कर रहे हैं, बिल्कुल डिग्री करें, उसके साथ अपनी स्किल्स के ऊपर, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, ठीक है? ये आई थिंक सबसे एक राइट वर्ड है कि सेल्फ डेवलपमेंट क्यों?
क्योंकि अगर मेरी सेल्फ से रिलेटेड मेरी सेल्फ को डेवलप करने के लिए एक पर्टिकुलर स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी, तो ज़रूरी नहीं है कि शाहरुख के सेल्फ को डेवलप करने के लिए वो सेम स्किल्स रिक्वायर्ड हो। तो सबसे पहले अपने सेल्फ को आइडेंटिफाई करें, अपने सेल्फ को डिज़ाइन करें खुद से, ठीक है? उसको समझें और उसके अकॉर्डिंगली जो है आप चीज़ों को सीखें। आप एन्जॉय भी करेंगे, आपको आपका मेंटल वेल-बीइंग, आपका फिज़िकल वेल-बीइंग सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होंगी और आप दूसरों के लिए सबसे बड़ी बात कि आप बेनिफिशियल बन सकते हैं। आपकी नॉलेज दूसरों के लिए बेनिफिशियल बन सकती है। इसको टारगेट करके कोई भी चीज़ सीखें, इसको टारगेट करते हुए कोई भी चीज़ पर बात करें। वेरी वेल सेड। अच्छा मैडम, अगला सवाल। एक और ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान में, जॉब वर्सेस बिजनेस। मैं हम जो सुनते हुए आए पिछला दौर में वो ये था कि ये कुछ नहीं कर रहा बच्चा, इसको दुकान खुला दो। सही है। आज जो है वो दुकान वाला जो है वो शायद बहुत अच्छा कमा रहा है और जॉब वाले बेचारे सारे बैठे हुए हैं। तो आज भी ऐसा ट्रेंड है कि हमारे यंग ग्रेजुएट्स, जो यंग बिजनेस ग्रेजुएट या इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स को फिर भी मिल जाती है कहीं ना कहीं जॉब, लेकिन दूसरे जो हैं वो एक डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, यानी कि आफ्टर गेटिंग डिग्री जॉब्स है नहीं मार्केट में। पाकिस्तान का सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। बिजनेस वो करना नहीं चाहते क्योंकि इनिशियल फंडिंग नहीं होती। सेकेंडली, छोटे बिजनेस पे उनकी वो ईगो आगे आ जाती है, अन्ना आ जाती है कि बराबर वाली आंटी क्या कहेंगी, तो ये क्या क्या कहेगा, दब पड़ोसी क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाओगे, रोड पे खड़े होगे। तो व्हाट यू थिंक अबाउट इट, क्या कहेंगे इस पे? ओके, सबसे पहले तो इस बात का जवाब जो है थोड़ा-सा मैं इसको अगेन अपने एक जुमला जो मैं बहुत सेंटेंस कहती हूँ अपने लाइव सेशंस में, वो ये है कि देखिए हमारे पास प्रॉब्लम ये क्यों स्टार्ट होती है या ये हम क्यों जो है वो विटनेस कर रहे हैं आजकल अपनी सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब बच्चा स्कूल बिल्कुल छोटा बच्चा होता है ना, जब स्कूल जा रहा होता है और वो अपने फादर को या अपनी मदर को देखता है कि वो जॉब कर रहे हैं, तो हम उसको बस यही बताते हैं उसकी 20-25 साल तक की उम्र तक कि बेटा बस आप जो पढ़ रहे हैं ना, वो आपने सिर्फ जॉब ही करनी है। ठीक है? तो हम अगेन पेरेंट्स का रोल, टीचर्स का रोल, ठीक है? सबका रोल यहाँ पर आता है कि उनको प्ले करना चाहिए कि आप उसको सिर्फ़ ये ना बताएँ ना कि आप सिर्फ़ जो है वो एम्प्लॉयी बन सकते हैं। आप उसको ये भी बताएँ कि आपके पास 2 चॉइसेस हैं। आप एम्प्लॉयी भी बन सकते हैं, आप एम्प्लॉयर भी बन सकते हैं। ठीक है? मतलब आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, आप इंट्राप्रेन्योर भी बन सकते हैं। इंट्राप्रेन्योर इज़ द वन हू वर्क्स फॉर एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है? एम्प्लॉइज़। तो हम ये नहीं बताते, हम जॉब वाली चीज़ को बता रहे होते हैं। इसलिए जब यूनिवर्सिटी में बच्चा आता है एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास में एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहा है, लेकिन जी फलां कंपनी की रिक्रूटमेंट चल रही है, तो उसका दिमाग, उसका माइंड वहीं होता है, ठीक है? कि मुझे वहाँ पे इंटरव्यू में अपीयर होना है, क्योंकि मेरे लिए अल्टीमेट चीज़ है इस कंपनी में जॉब हासिल करना, सही है? तो ये थोड़ा-सा आप चेंज करें, अगेन ये भी रेस का पार्ट है ना, कि एक बैच निकला है, ठीक है? क्लास फेलोज़ हैं और टॉप 3 कंपनीज़ में मल्टीनेशनल्स के अंदर उनका अपॉइंटमेंट हो गया है, किसी 2 स्टूडेंट्स का और तीसरे का नहीं हुआ। ऑटोमैटिकली आपने उसको फ्रस्ट्रेशन तो वैसे ही बिल्ड हो गई ना, वैसे ही वो अपने आप को डिग्रेड कर रहा है, वैसे ही आप उसको कितना ही मोटिवेट कर रहे हैं, वो समझ रहा है मैं कुछ भी नहीं कर सकता ज़िंदगी में, ठीक है? तो ऐसा ना करें, आप दोनों चीज़ों को बताएँ। अच्छा, बीइंग एन एंटरप्रेन्योरशिप टीचर, मैं ये नहीं कहती कि आप सिर्फ़ एंटरप्रेन्योर ही बनें, ठीक है? क्योंकि मेरे पास एमबीए के स्टूडेंट्स भी होते हैं और एमबीए के स्टूडेंट्स माशाल्लाह बहुत अच्छी पोज़ीशंस पे जॉब कर रहे होते हैं। तो ये कोई जस्टिफाइड बात नहीं होती कि मैं क्लास में जाके ये कहूँ कि आप जॉब छोड़ें और बिज़नेस शुरू कर दें, ठीक है? वो मुझसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि मिस आप भी तो जॉब भी कर रही हैं, बिज़नेस भी कर रही हैं। तो मेरे पास मैं कोई भी बात आप करें ना, देखिए प्रैक्टिकल होके बात करें। अगेन एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो जाएँ कि ये ऐसा है तो ऐसा ही है। मैं बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ उनको एक चीज़ मतलब एक मोटिवेशन बिल्ड करती हूँ कि आप जॉब कर रहे हैं, बिल्कुल करें जॉब, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? लेकिन इस जॉब के साथ आप बिज़नेस करके भी उसको एक्सपीरियंस करें और एक टाइम के बाद अगर आपको लगता है कि बिज़नेस अच्छा है, तो बिज़नेस को आगे लेके चलें, जॉब को क्विट कर दें। अगर आपको लगता है कि नहीं बिज़नेस आपके लिए नहीं है, आप जॉब कर सकते हैं, आप जॉब कर लें, ठीक है? लेकिन आपको कभी ये नहीं होगा कि काश मैं इतनी एनर्जी, इतना टाइम, अपनी स्किल्स जो है वो जॉब के बजाय बिज़नेस में लगा लेता, ठीक है? सो येस, अगर मुझसे आप पूछेंगे या किसी भी इंडिविजुअल से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि जॉब के अंदर
लाइक अर्निंग के हवाले से आपको पता होता है कि एट द एंड ऑफ द मंथ एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा इन फॉर्म ऑफ अ सैलरी। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बिजनेस में आप चैलेंजेस भी फेस करते हो। बिजनेस में जो आपकी लाइक अर्निंग का जो एक साइकिल है वो थोड़ा सा स्लो होता है स्टार्ट में। आपको एफर्ट करनी पड़ती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यस अल्टीमेटली वो आपकी अपनी चीज़ होती है। ठीक है, आपके बाद आपकी जनरेशन उसको आगे लेके चलती है। जॉब में ये नहीं होता। जॉब में आपको एक टाइम पे जाकर एक एज ग्रुप में जब आप एंटर होते हैं तो उसमें जाके आप रिटायर हो जाते हो। आपको छोड़नी पड़ती है जॉब। तो बिजनेस में ये चीज़ नहीं होती। तो यस अगर दोनों का एक लाइक एक रिसर्च की जाए और दोनों के ऊपर बात की जाए या कोई टॉपिक हो तो अल्टीमेटली बेनिफिट आपको बिजनेस ही देता है। क्योंकि बिजनेस जितने बिजनेसेस होते हैं आप दूसरे के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। आप अपनी कंट्री की इकोनॉमी के लिए जो है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं उसको बेटर बनाने के लिए, उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए। तो आई थिंक ये है। इसमें एक क्वेश्चन मेरे पास स्टूडेंट्स की तरफ से भी आता है और शायद कोई जब ये व्यूअर्स देखें तो उनके माइंड में भी आए कि अगर हर कोई बिजनेस करेगा तो जॉब क्यों करेगा, हर कोई एम्प्लॉयर बनेगा तो एम्प्लॉय कौन बनेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि आप अगर एम्प्लॉय हैं बिजनेस करके भी देखें। अगर आपको लगता है कि बिजनेस इट्स अ कप ऑफ टी फॉर यू, सो आप उसको जो है ऑप्ट करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं है तो फिर आप अपनी जॉब को कंटिन्यू करें। लेकिन एक इसमें इम्पॉर्टेंट बात कि जब अपना एक्सपीरियंस किसी से शेयर कर रहे हो, ये भी हमारे पास बहुत ही अजीब सी बात है, थोड़ी सी रॉन्ग अप्रोच है कि जब हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, हम उसको इतना सामने वाले को अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर रहे होते, हम इनडायरेक्टली उसको डिमोटिवेट कर रहे होते हैं कि मुझसे नहीं हुआ, मैं नहीं कर सकी, तुम भी मत करना। ठीक है, ये ना करें। अगर कोई काम आपसे नहीं हुआ, आप नहीं कर सके तो दूसरे को मोटिवेट करें भाई कि शायद उससे हो जाए। सही है, जो आप करना चाहते थे आप नहीं कर पाए किसी वजह से तो दूसरे को करने दें। तो इट्स गुड, उसको अप्रिशिएट करें, उसको मोटिवेट करें, उसको आप अपनी सर्विसेज दें, उसको गाइड करें, उसके लिए मेंटोर बन जाए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं बाय द वे। अगर मैं अपनी बात बताऊं कि जिस टीचर से मैंने एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा था वो एंटरप्रेन्योर नहीं थे। ठीक है, अब वो किसी वजह से भी उस टाइम पे एंटरप्रेन्योर नहीं थे, लेकिन वो एक एंटरप्रेन्योरशिप के मेंटोर बहुत अच्छे थे। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे बिजनेसेस स्टार्ट करवाए। तो ये चीज़ बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, तो कोई चीज़ जब आपसे नहीं होती, मुझसे कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन शाहरुख सिमिलर आइडिया मेरे पास लेकर आते हैं तो मुझे मेरा एक्चुअली मेरा फ़र्ज़ ये है और मेरी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं शाहरुख को गाइड करूँ और मैं उसको बताऊँ कि एक्चुअली मैंने भी ट्राई किया था और मैंने ये चैलेंजेस फेस किए, मुझसे हैंडल नहीं हुआ। तो शाहरुख आप इसको देख लीजिएगा और अगर आपसे हैंडल हो जाता है तो आई एम विद यू। ठीक है, अगर मैं किसी काम आपके आता, ये बेसिकली एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच है, ये बेसिकली एक एथिकल अप्रोच है। ठीक है, ये बेसिकली एक ह्यूमन अप्रोच है। सही है, ये ह्यूमन अप्रोच नहीं है मुझसे कुछ नहीं हुआ तो मैंने शाहरुख को भी कहा आप भी मत करें। ठीक है, सो थोड़ा सा अपना माइंड चेंज करें, आपकी अपनी लाइफ बड़ी स्मूथ और आसान हो जाती है। ठीक है, आप हर किसी को लेट डाउन करने में लगे रहेंगे तो एंड में आप भी कहीं पर नहीं होंगे। ठीक है, आपकी भी वही लाइफ होगी एक सिमिलर सी और एक ही, आप खुद भी तंग आ जाएंगे अपनी जिंदगी से। ओके, वेरी वेल सेड अगेन। मैडम, अगर आपसे कोई अप्रोच करना चाहे, यानी कि कुछ पूछना चाहे, कुछ मेंटोरशिप लेना चाहे, या आपको रिगार्डिंग आप जो काम कर रही हैं ये सोशल वेलफेयर वाला, उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहे, तो आपसे किस तरह राब्ता बिल्कुल। कर सकते जी बिल्कुल, मैं आपसे जो है वो अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर लूँगी। ठीक है, मेरा फ़ेसबुक का जो पर्सनल प्रोफ़ाइल है और जो मेरा पेज है, उसका भी मैं लिंक शेयर कर लूँगी, तो आप इस सेशन के साथ उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और बिल्कुल मैं जो भी कर रही हूँ, अगेन मेरे स्पेशली जो लाइक सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, मैं हर सेशन में, हर जगह कहीं पर जाती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि एक्चुअली ये कोई एक इंसान काम नहीं कर सकता। ठीक है, हैं? मैं अगर ताल्लुक़ की बात कर रही हूँ तो वो ताल्लुक़ मैं नहीं चला सकती, वो ताल्लुक़ मैं बिल्ड नहीं कर सकती उन लोगों से जब तक मेरे पास और लोग नहीं होंगे। ठीक है, सो बिल्कुल आएँ और अगर कोई सिमिलर काम खुद भी स्टार्ट करना चाहता है बिल्कुल करें, मुझे किसी किस्म की कोई इश्यू नहीं है। अच्छी बात है कि आप जिस सोशल कॉज़ के लिए काम कर रहे हैं वो लाइक स्प्रेड हो। ठीक है, और भी दूसरे लोग उसको करें, बिल्कुल करें, कोई ऐसा मसला नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी बात है और उसको एप्रिशिएट करना चाहिए।
ताकि आने वाली जनरेशन के अंदर स्टार्ट से ही सारी चीज़ों को वो समझें, सीखें और ऐसे लोगों से डरें नहीं, घबराएं नहीं, बल्कि इनसे बात करें, इनके लिए कुछ अच्छा सोचें। अच्छा, एट द एंड मैडम, एक जाते जाते एक मैसेज हो जाए जो हमारे पाकिस्तानियों के लिए टोटल। एक मैसेज अगेन, जैसे मैंने कहा, एक तो मैं ऑलरेडी इसको एज एग्जांपल कोट कर चुकी थी। एक और मैं इसमें मैसेज दे देती हूँ कि अपने सराउंडिंग के लोगों को अप्रिशिएट करें। ठीक है, अपने सराउंडिंग के में जो भी लोग हैं, जो भी इंसान है, ठीक है, सिर्फ कॉलीग्स को नहीं, सिर्फ अपने फ्रेंड्स को नहीं, बल्कि अपने बहन भाइयों को, अपने पेरेंट्स को। ठीक है, हम हर चीज़ को ऑब्वियस समझ लेते हैं। ठीक है, अगर मेरी मदर या मेरी सिस्टर जो है मेरे लिए खाना बना रही हैं और मैं एक हेक्टिक डे के बाद घर जा रही हूँ और मुझे मेरे टेबल पे खाना मिल रहा है, तो शाहरुख वहाँ पे मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे उसमें कंट्रीब्यूट करना है। और अगर मैं किसी वजह से वो नहीं प्रिपेयर कर पा रही और वो मुझे प्रिपेयर्ड मिल रहा है, तो इट मीन्स कि मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये उनकी कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ के अंदर। ठीक है, तो सपोर्ट सिर्फ ये नहीं होती कि कोई मेरे साथ साथ जो है मेरे सोशल वर्क में चलेगा, विजिट करेगा या हर बार मुझे बोलता रहेगा। कंट्रीब्यूशन और सपोर्ट ये भी होती है। सही है, तो अप्रिशिएट करें उनको, हर चीज़ को ऑब्वियस मत समझें, हर चीज़ में लॉजिक ना ढूंढने की कोशिश किया करें। कभी कभार बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ को हेल्दी रखने के लिए, अपनी लाइफ को खूबसूरत रखने के लिए, कभी कभार आप बहुत सारी चीज़ें इलॉजिकल भी करते हैं, तो उसको करें। ठीक है, लेकिन इतना इलॉजिकल ना हो जो किसी को हर्ट करे, लेकिन हर चीज़ में लॉजिक ना ढूंढें प्लीज़, क्योंकि आप एक पॉइंट पर आ जाते हैं जो जब प्रोफेशनल्स बन जाते हैं, शाहरुख आप अग्री करेंगे इस बात से, तो हम बड़े लॉजिकल हो जाते हैं हर बात में। ठीक है, हम अपने पर्सनल रिलेशंस में भी कोई बात हो रही होती है तो हम देखते हैं इसकी लॉजिक क्या है। हर जगह लॉजिक को नहीं ढूंढें। सही है, और जहाँ पर ज़रूरत है वहीं पर ढूंढें, जहाँ पर नहीं है नहीं करें। अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें, अब एक पर्टिकुलर रेस का पार्ट ना बन जाए कि एक टाइम के बाद आपको रिग्रेट हो कि आपने अपने किसी पर्टिकुलर रिलेशन के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। आप सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करें। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी कोई स्किल्स दे रहे हों, कोई किसी की मॉनेटरी टर्म्स में आप कर रहे हैं, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे कि ज़रूर अपनी लाइफ में किसी ओल्ड एज होम जाएं, किसी ऑर्फनेज जाएं। ठीक है, आप बहुत कुछ सीखते हो उन लोगों से, आपकी जो पर्सनैलिटी है बहुत हम्बल हो जाती है। ठीक है, जब आप उनके साथ बैठते हैं, वो जो एक रिजिडनेस है आपकी पर्सनैलिटी में, वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मैंने खुद अपने लिए ये एक्सपीरियंस किया है। तो आई थिंक के अप्रिशिएट करें, और अगेन जो जूनियर्स हैं वो सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें। वो आपको कोई भी बात कह रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, उन्होंने एक सर्टेन टाइम गुजारा है उसको सीखने में, उसको समझने में। उनके साथ बैठें, उनको अपना मेंटोर बनाएं। ठीक है, उनसे चीज़ों को डिस्कस करें। और अगेन सीनियर्स के लिए कि जूनियर्स को आगे आने दें प्लीज़। ठीक है, और हर बार हर हर मतलब ज़िंदगी भर आप एक जगह पर नहीं हो सकते। आप मोटिवेट करें और अपनी एक जिसे कहते हैं कि आर्मी खुद डेवलप कर लें। ठीक है, कि आपके बाद वो आपका नाम को जो है वो आपके नेम को कैरी करें, वो आपकी नॉलेज को कैरी करें, और दूसरों को वो जब दें तो वो ये बताएं कि जी ये मेरा टीचर था, ये मेरा मेंटोर था, ये मेरा सीनियर था जिससे मैंने ये सीखा है। तो आई थिंक ये ज़्यादा जो है उनके लिए मोटिवेशन है, और सबके लिए ये बात बेनिफिशियल होगी। वेरी वेल सेड मैडम, वेरी वेल सेड। मैं इसी के साथ ये शो एंड करना चाहूँगा एक बात के साथ कि जो भी बिजनेस, जो भी तरक्की, जो भी चीज़ आपके पास आती है, बीइंग ए मुस्लिम, हमारा बिलीव ये है कि वो हमें गॉड प्रोवाइड करता है। हम उसके ना ओनर हैं, ना हमें, उसने हमें ऊपर से चुन लिया है, जो हमें चीज़ दी है, और वो हमारे बाद आगे ट्रांसफर बिल्कुल होगी। वो हमारे साथ टिल एंड नहीं जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई अपना खजाना, कोई अपनी दौलत कब्र तक लेके गया हो। बिल्कुल। वो एट द एंड बटती ही है। अब वो आपके ऊपर है कि वो जबरदस्ती आपके जाने के बाद बटे, या आप उसकी कमांड जो आप अलम बरदार हैं और लेके चल रहे हैं, वो आप अच्छे से उसको डिस्ट्रीब्यूट करके खुद ही लोगों में अपनी जिंदगी में करके जाएं। तो ये आपको सोचना है, क्योंकि बटनी तो है, वो आपके पास टिल एंड नहीं रहेगी, ऐसा नहीं होगा। तो इसी के साथ अपना बिल्कुल। शो खत्म करते हैं। मैडम, आपकी बहुत शुक्रिया कि आपने अपना थैंक यू टाइम सो निकाला मच, कीमती यू वक्त में वेलकम। से, और हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली। इल्म में इजाफा हुआ आपके साथ रह के। ऐसे लोग मिले तो थैंक यू। वाकई में पाकिस्तान तरक्की कर जाए, लिटरली।
ऐसा सो करें। इसी के साथ अपना थैंक यू। शो जो है इख्तिताम पे लेके जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का सुनने वालों का। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।